नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप सिंह और आप लोग देख रहे हैं इतिहास गंगा। मित्रों, आधुनिक भारत के इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब आज के अंक पे चर्चा करेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पे। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को मुख्य रूप से 3 चरणों में बांटा जाता है। जो प्रथम चरण है वो है उदारवादी चरण, जिसे 1885 से 1905 तक रखा गया है। द्वितीय चरण को 1905 से 1919 तक रखा गया है और तृतीय चरण 1919 से 1947 या आज़ादी के आगे का जो इतिहास है, जिसे गांधीवादी युग भी कहा जाता है। तो जो प्रथम चरण है 1885 से 1905 का, उसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि कांग्रेस का गठन होता है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण घटना है बंगाल विभाजन। तो चूँकि कांग्रेस के गठन और उसके प्रसार और उसके संपूर्ण अधिवेशनों पर विस्तृत चर्चा करेंगे, वृहद चर्चा करेंगे, उसके लिए अलग से पूरा अंक शूट किया जाएगा और बीच बीच में जो भी महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन आएंगे उन पे हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। तो आज के इस अंक में हम चर्चा करते हैं बंगाल विभाजन पे। मित्रों, जिस समय बंगाल विभाजन हुआ उस समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, छोटे से बड़े जितने भी परीक्षाएं होती हैं, किसके समय बंगाल विभाजन हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। ठीक है, अब आते हैं कि बंगाल विभाजन के पीछे कारण क्या था। तो जो अंग्रेज या विदेशी साहित्यकार हैं या फिर जो अंग्रेजों के इतिहास के पक्षधर रहे हैं, समर्थक रहे हैं, उनका तत्कालीन इतिहास के लेखन में एकमात्र कारण बंगाल विभाजन के पीछे यह रहा कि बंगाल अपने आप में इतना बड़ा प्रशासनिक क्षेत्र है जिसको एक प्रशासनिक क्षेत्र के तौर पे उस पर शासन नहीं किया जा सकता है, उसका संरक्षण नहीं किया जा सकता है, सारे कार्यों को अच्छे ढंग से क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता है, मतलब एग्जीक्यूशन के एरिया में भी प्रॉब्लम होती है। इस आधार पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं बंगाल के, वो कहते हैं कि इसका विभाजन कर दिया जाना चाहिए जिसके कारण इस पे प्रशासन करना आसान हो जाए। अब देखिए, अगर ये प्रशासनिक बात कही जा रही है तो उसके पीछे भौगोलिक कारण भी हैं, उन पे चर्चा करते हैं। जो तत्कालीन बंगाल है उसमें पूर्वी बंगाल जो वर्तमान समय में बांग्लादेश है, पश्चिमी बंगाल जो वर्तमान समय का बंगाल है, बिहार, उड़ीसा, असम, ये सारा क्षेत्र आता है। तो अगर एक मोटा माटी देखें तो बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बांग्लादेश, असम, लुसाई की पहाड़ियाँ, ये सारा एरिया बहुत बड़ा क्षेत्र था जिसमें लगभग 8 करोड़ आबादी रहती थी। ये पूरा क्षेत्र था। तो अंग्रेजों का कहना था कि बंगाल विभाजन इस वजह से किया जाना आवश्यक है क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र का प्रशासन एक राज्य के स्तर पर या एक कमिश्नरी के रूप में नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या वास्तविक कारण यही था? उसके पीछे बंगाल विभाजन के नेपथ्य में कई सारे ऐसे कारण थे जिन पर दृष्टि डालना आवश्यक है। तत्कालीन समय में जो सचिव थे मिस्टर रिजले, उन्होंने एक लेटर लिखा और लेटर लिखा कर्जन को। उस पत्र की एक महत्वपूर्ण पंक्ति ये थी कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, संयुक्त बंगाल एक शक्ति है और पृथक बंगाल की दिशाएं पृथक पृथक होंगी। इस लाइन से एकदम स्पष्ट है कि जो बंगाल की ताकत थी, जो बंगाल की समरसता है, जो बंगाल की आपसी सद्भावना है, उसको तोड़ दिया जाए, उसको हिंदू मुस्लिम में अलग कर दिया जाए। अब बंगाल एक ऐसी उपजाऊ ज़मीन है जहाँ बहुत अच्छा व्यापार होता है, सांस्कृतिक स्तर पर बहुत ज़्यादा प्रोन्नत है, प्रबुद्ध वर्ग का क्षेत्र है। तो इस अवस्था में ऐसा माना जा रहा था कि 1857 की क्रांति के बाद अगर किसी क्षेत्र से एक बड़ी क्रांति का प्रादुर्भाव हो सकता है तो वो बंगाल से हो सकता है। इस कारण ये तय किया गया, संपूर्ण बंगाल को 2 क्षेत्रों में बांटा गया। जो पूर्वी बंगाल था उसमें मुसलमानों को बहुसंख्यक रखा गया, हिंदुओं को अल्पसंख्यक रखा गया। जो पश्चिमी बंगाल था, पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं को बहुसंख्यक रखा गया, मुस्लिमों को अल्पसंख्यक रखा गया। विभाजन इस प्रकार किया गया कि दोनों को आपस में आसानी से लड़ाया जा सके और इसी उद्देश्य के साथ 1906 में अंग्रेजों की सह पे ही मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि बंगाल विभाजन क्यों करना चाहते थे। अंग्रेजों का दृष्टिकोण स्पष्ट हो गया, उनका जो दिखावे का दृष्टिकोण था, प्रशासनिक दृष्टिकोण, वो स्पष्ट हो गया और जो बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे जो वास्तविक रणनीति थी वो भी स्पष्ट हो गई कि वो फूट डालो और राज करो की नीति का एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करना चाह रहे थे। ये हो गया।
1903 में ही लगभग ये सुगबुगाहट होने लगी थी कि बंगाल विभाजन होने वाला है, और चूंकि 1903 में ही ये बात फैलने लगी थी तो उसके विरोध में भी चर्चा होने लगी थी। 19 जुलाई 1905 को एक सभा की जाती है, अंग्रेज़ों की तरफ से एक मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में यह निर्णय लिया जाता है कि अब घोषणा का समय आ गया है, बंगाल विभाजन की घोषणा की जाए। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है और एक तिथि का निर्धारण किया जाता है 16 अक्टूबर 1905 की। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन लागू हो जाएगा। तो मित्रों, जो है 16 अक्टूबर 1905 का दिन है, इसको बहुत ध्यान रखिएगा। कई बार पूछा गया है कि बंगाल विभाजन किस दिन से लागू होता है, किस तिथि से लागू होता है, तो वो तिथि है 16 अक्टूबर 1905। अब आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन, ये जो पूरा मूवमेंट है, इसका प्रसार कैसे होता है। जैसे कि मैंने बताया कि 19 जुलाई को मीटिंग हुई, 20 जुलाई को डिक्लेरेशन हुआ, 20 जुलाई को निर्धारित कर दिया गया कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हो जाएगा। और ये पहले से भी पता था लोगों को कि बंगाल विभाजन होने वाला है, तो उसके विरोध में लोगों ने जुटना शुरू कर दिया था। भारतीय सभाएं भी होने लगी थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस नामक दो बंगाली प्रबुद्ध व्यक्तियों ने बंगाल के टाउन हॉल में मीटिंगें प्रारंभ की। मीटिंग हुई। मीटिंग में दो चीज़ों का निर्णय लिया गया कि स्वदेशी और बहिष्कार। हम आने वाले जो भी आंदोलन है, बंगाल विभाजन का जो भी हम विरोध करेंगे, उसमें स्वदेशी और बहिष्कार को ही महत्वपूर्ण हथियार बनाएंगे। और जो भी बैठकें हुई उनमें धन संग्रह भी हुआ। 2 दिन के अंदर ही लगभग 50,000 रुपये इकट्ठा कर लिए गए, और साहित्यिक स्तर पे भी बंगाल विभाजन के विरोध को बहुत ज़्यादा समर्थन प्राप्त हुआ। उस समय जो 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं या पत्रिकाएं हैं, सबसे पहली बंगाली, दूसरी जनहितवादी या लोकहितवादी भी इसको बोलते हैं, और तीसरी संजीवनी। तीनों याद रखना है मित्रों, तीनों अलग अलग स्तर पे कई बार पूछी गई, रिपीट ऑफ रिपीट, तो तीनों को याद रखिए। सबसे पहले बंगाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पत्रिका का प्रकाशन कौन करवाते थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रट जाना चाहिए। दूसरी जनहितवादी या लोकहितवादी, इसको गोपाल हरि देशमुख या गोपाल हरि के नाम से जाने जाते थे। इस पुस्तक को, ये पुस्तक या पत्रिका वैसे तो रेयर है, कम पूछी गई है, लेकिन जब भी पूछी गई है अभ्यर्थियों को परेशान किया है, इसलिए आपके पास अच्छा मौका है, कहीं राइट डाउन कर लीजिए या वीडियो को 2-3 बार देखिए, याद हो जाएगी। जब भी जनहितवादी या लोकहितवादी के नाम आएगा तो गोपाल हरि। और यही एक कारण था कि लोकहितवादी नामक पुस्तिका का प्रकाशन करते करते लोग गोपाल हरि को लोकहितवादी नाम से जानने लगे थे। और तीसरी संजीवनी। संजीवनी के प्रकाशक थे कृष्ण मित्र। कृष्ण मित्र, ये भी पूछा गया है मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, और जिस बार ये पूछा गया था तब से इसने तहलका मचा दिया था। संजीवनी के प्रकाशक का नाम ही नहीं पता चल रहा था। अब तो खैर पब्लिश्ड है, कई सारे लोगों को लगातार अभ्यास पुस्तिकाओं में भी आ रहा है। और संजीवनी की सबसे खास बात थी कि जब स्वदेशी के विषय पे चर्चा हुई, स्वदेशी शब्द पे चर्चा हुई, स्वदेशी को सत्याग्रह का हथियार बनाने की बात हुई, तो इस प्रकार की सबसे पहली चर्चा अगर कहीं होती है लिखा पढ़त में, तो वो संजीवनी में होती है। संजीवनी नाम की पत्रिका का प्रकाशन कौन कर रहे थे? कृष्ण मित्र। ठीक है, अंक में आगे बढ़ते हैं। इन तीनों पत्रिकाओं के माध्यम से बंगाल विभाजन के विरोध को बड़ा बल मिला, प्रकाशन हुआ, लोगों ने पढ़ा, एकजुट हुए। आगे बढ़ते हैं। 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया, प्रभावी कर दिया गया। अब 16 अक्टूबर 1905 को किस हिसाब से देखा जाता है, या किस हिसाब से देख सकते हैं? 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक, नंबर 1, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। दूसरा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक प्रस्ताव दिया कि 16 अक्टूबर 1905 को हम राखी दिवस के रूप में मनाएंगे। उस दिन क्या है कि हम लोग आपस में एक दूसरे को राखी बांधेंगे, आपसी सद्भावना प्रदर्शित करेंगे, आपसी समरसता प्रदर्शित करेंगे, भाईचारा प्रदर्शित करेंगे। क्योंकि जो भारतीय प्रबुद्ध वर्ग था उसको ये समझ में आ गया था कि हिंदू मुस्लिम करके ही इस विभाजन को फलीभूत किया जा सकता है, इसको सफल बनाया जा सकता है, जिसके विरोध में हमको आपसी समरसता, आपसी भाईचारा दिखाना है। तो गुरुदेव राखी दिवस का प्रस्ताव किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और ये लागू भी हुआ। 16 अक्टूबर 1905 शोक दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को काला दिवस मनाया गया। जैसे कि पहले भी बता चुके हैं कि ये जो 1905 बंगाल विभाजन का कथानक है, बड़ा रोचक है। रोचक क्यों है?
और इस पूरे कथानक के जो दो सबसे महत्वपूर्ण हथियार हैं वो हैं स्वदेशी और बहिष्कार। स्वदेशी वस्तुओं को पालन करना है, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना है, और केवल विदेशी वस्तुओं का ही बहिष्कार नहीं करना है, हर उस व्यवस्था का बहिष्कार करना है जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर थोपी है, लागू की है। चाहे वो अंग्रेजी प्रशासन हो, चाहे अंग्रेजी शिक्षा हो, चाहे अंग्रेजी संस्थान हो, चाहे अंग्रेजी कपड़े हो, चाहे अंग्रेजी बर्तन हो, चाहे अंग्रेजी सेवा हो, यहाँ तक कि अंग्रेजी चीनी का भी बहिष्कार हुआ। हाँ मित्रों, आते हैं, ये हो गया। अब बहिष्कार, जब एक इस विषय को समझना है कि ये दो हथियार क्यों प्रयोग किए गए। अगर हम स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो हमको आर्थिक रूप से मदद मिलती है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है उसका यूज होगा। अगर हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे, अपने ही उत्पाद को यूज़ करेंगे, तो हमारे कारखानों को संबल मिलेगा, कारखानों को संबल मिलेगा तो हमारे ही लोगों को रोज़गार मिलेगा, हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा तो जो हमारे ही खदानों से या पेड़ों से या बागानों से कच्चा माल पैदा हो रहा है तो उसकी खपत हम खुद कर पाएंगे। तो हमारा जो बाज़ार, जैसे पिछले अंक में हमने बात की थी कि भारतीय बाज़ार डगमगा गया था, उसको फिर से खड़े होने के लिए स्थान प्राप्त होगा और एक विरोध भी दर्ज हो जाएगा। तो ये कारण था और इसका बहुत अच्छा प्रयोग हुआ, इस हद तक प्रयोग किया गया, इस हद तक सफल रहा। महिलाओं ने विदेशी चूड़ियाँ नहीं पहनी, धोबियों ने विदेशी कपड़े नहीं धोए, विदेशी कपड़ों का इस्त्री नहीं किया, विद्यार्थियों ने विदेशी शिक्षा का बहिष्कार किया, विदेशी विद्यालय छोड़े, यहाँ तक कि मंदिरों के पंडों ने विदेशी चीनी का प्रसाद बनाकर भोग लगाने तक का विरोध कर दिया। कितनी अच्छी बात है। वेदना ही हमेशा एक ध्वज के नीचे लोगों को लेके आती है। पूरे बंगाल की वेदना थी, इसलिए हम एक साथ हुए। सबसे बड़ी बात कि इस आंदोलन में, इस विभाजन के विरोध में महिलाएं बाहर निकली, उन्होंने आंदोलन को सपोर्ट किया, समर्थन दिया। आगे बढ़ते हैं, प्रसार कैसे होता है। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, उनकी पुत्री केतकर ने प्रचार प्रसार किया, लोगों के बीच जन समर्थन प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश और पंजाब में अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, जयपाल, इन लोगों ने। सैयद हैदर रजा दिल्ली, अय्यर बंधु, पियानन चार्लू, इन लोगों ने मद्रास में किया। तो ये जो कुछ नाम स्थान के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस वजह से बता रहा हूँ कि जो भी लोग सॉल्व या अनसॉल्व सॉल्व करते रहते हैं उनको ये पता होगा कि बंगाल विभाजन के प्रसार के रूप में ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में बंगाल विभाजन का प्रसार किसने किया या जनमत किसने हासिल किया। अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, जयपाल। महाराष्ट्र में तिलक जी, उनकी पुत्री केतकर। दिल्ली में, दिल्ली का पूछा गया है क्योंकि थोड़ा सा रेयर नाम है, हैदर रजा, सैयद हैदर रजा। तो इस प्रकार ये याद करना है। आगे बढ़ते हैं। एक और विशेष प्रथा थी बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन में क्या होता था कि जब प्रारंभ होता था या किसी आंदोलन को या किसी बैठक को या किसी धरने को शुरू करते थे हम लोग, तो गंगा स्नान सुबह किया जाता था, गंगा जल लिया जाता था, आचमन किया जाता था, संकल्प लिया जाता था, प्रतिज्ञा की जाती थी। और ये सब करते थे, दोनों लोग करते थे, हिंदू भी करते थे, मुस्लिम भी करते थे। यहीं से अंग्रेजों ने विरोध को, उसको सांप्रदायिक रूप देना शुरू किया। उन्होंने बोला, अंग्रेजों ने मुसलमानों को, कुछ उनके नेताओं को इकट्ठा करके बोला कि यार ये तब क्या करते हो तुम लोग, ये तो सब हिंदुओं की क्रियाविधि है, हिंदुओं का कर्मकांड है, इसको तुम क्यों करते हो, काफिर नहीं हो जाओगे, ये नहीं हो जाओगे। ऐसे समझाया उनको, दरार पड़ना शुरू हो गया। और चूंकि पहले बंटवारा भी ऐसे ही हुआ था कि पश्चिमी बंगाल, जो पूर्वी बंगाल था, उसमें बहुसंख्यक मुस्लिम थे और हिंदू अल्पसंख्यक थे, और पश्चिम में जस्ट उल्टा था। तो इसको सांप्रदायिक रूप देना प्रारंभ किया गया और इसको सफलता भी मिली। मुस्लिम लीग के नेताओं ने अंग्रेज़ों को सपोर्ट किया, ढाका के जो नवाब थे उन्होंने अंग्रेज़ों को सपोर्ट किया। तो अंग्रेज लगभग कामयाब हो रहे थे। अब हम आते हैं वापस आंदोलन में। केवल प्रसार यहाँ तक नहीं रुका और आगे बढ़ा, और आगे इस हद तक बढ़ा कि जैसे कि मैंने बताया था कि विरोध स्वरूप विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटीज़ में, विश्वविद्यालय में विरोध किया, बंगाल विभाजन का विरोध किया। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि एक सर्कुलर लाए, जिसे कार्लाइल सर्कुलर बोलते हैं। कार्लाइल वहाँ के अधिकारी थे। कार्लाइल सर्कुलर, इसके अंतर्गत क्या था कि जो भी विद्यार्थी या संस्थान तत्कालीन समय में सेवा प्रदान कर रहे थे शिक्षा संबंधी,
उनको अपने छात्रों से एक प्रमाण पत्र लेना था। उस प्रमाण पत्र पे उनके अभिभावक हस्ताक्षर करते कि हमारे विद्यार्थी या हमारे पुत्र या हमारी पुत्री अंग्रेज़ों के खिलाफ हो रहे बंगाल विभाजन के विरोध में किए जा रहे आंदोलन में किसी भी प्रकार की सहभागिता नहीं रखेंगे। अगर इस प्रकार का कोई भी संस्थान कार्लाइल सर्कुलर पर हस्ताक्षर करके या विद्यार्थियों के हस्ताक्षर करके उसे अंग्रेज़ों को नहीं देता था तो अंग्रेज़ों से उसको जो सहायता प्राप्त होती थी वह बंद कर दी जाती थी। कार्लाइल सर्कुलर समझ गए? कार्लाइल सर्कुलर एक इस प्रकार का सर्कुलर था जिसको शिक्षा प्रदायी संस्थानों को या शिक्षा सेवा प्रदानी संस्थानों को एक प्रकार का प्रमाण पत्र देना होता था अंग्रेज़ों को, जिसमें स्पष्ट करना होता था कि हमारे यहाँ के जो विद्यार्थी हैं और उनके जो अभिभावक हैं वो किसी भी प्रकार अंग्रेज़ों के विरोध में हो रहे कार्य योजनाओं में सम्मिलित नहीं हैं। लेकिन जो भी विद्यार्थी थे उन्होंने इसका विरोध किया। एंटी सर्कुलर मूवमेंट चलाया गया। एंटी सर्कुलर मूवमेंट चलाने में सतीश चंद्र बसु, अश्विनी दत्त जैसे छात्र नेताओं का बड़ा योगदान रहा। डॉन सोसाइटी का बहुत योगदान रहा। उन्होंने इसका विरोध किया। विश्वविद्यालय परिक्षेत्रों में पर्चे बांटे गए, नारे लगाए गए। और मित्रों एक चीज़ ये भी होती है ना कि जब अभाव हो जाता है किसी चीज़ का और वहाँ पे डट के खड़े होने वाले लोग हैं तो नए आविष्कार कर देते हैं। हुआ ऐसा, अंग्रेज़ों ने अनुदान देना बंद किया, अंग्रेज़ों ने सहायता देना बंद किया तो हमने क्या किया कि नए विद्यालय खोलना आरंभ कर दिया। अंग्रेज़ों ने फेलोशिप बंद की, हमने नई फेलोशिप देनी प्रारंभ कर दी। अंग्रेज़ों ने वैज्ञानिक संस्थान बंद किए, मेडिकल संस्थान बंद किए, हमने नए मेडिकल संस्थान, नए वैज्ञानिक संस्थान खोलना प्रारंभ कर दिया गया। प्रफुल्ल चंद्र राय नए मेडिकल संस्थानों को पुनर्जीवित किया उन्होंने, जो केवल स्वदेशी भारतीय बौद्धिकता से चलते थे। जगदीश चंद्र बसु महान वैज्ञानिक, नई खोजें करना प्रारंभ कर दिया गया। अवनींद्रनाथ टैगोर उन्होंने जो जागरूक बच्चे थे, बहुत अच्छे लड़के थे, उनको कला के क्षेत्र में फेलोशिप दिलाना शुरू कर दिया गया। विज्ञान के क्षेत्र में जो बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे थे, सरकार जिनको सहायता नहीं दे रही थी, इस पूरी कमेटी ने मिलकर उनको जापान जाने की व्यवस्था की, जापान भेज के उनकी उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था की। ये सारा हो रहा था। कोई भी व्यक्ति हमारा विरोध करे, कितना भी विरोध करे, लेकिन अगर हम हृदय से संकल्पित हैं, दृढ़ संकल्पित हैं, तो कोई ना कोई राह निकल ही आती है। आगे बढ़ते हैं। 1905 रंगपुर नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। 1906 में सद्गुरुदास बनर्जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शैक्षिक परिषद की स्थापना की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा मित्रों। 1906 में राष्ट्रीय शैक्षिक परिषद की स्थापना की गई। सद्गुरुदास बनर्जी इसके अध्यक्ष हुए। और आगे बढ़ते हैं। नए नए साहित्य की रचना की जा रही थी और वो साहित्य ऐसा था, हृदय विदारक था, लोगों को एक कर रहा था। अंग्रेज़ों के द्वारा किए जा रहे कुप्रचार को किनारे करके एक नई संजीवनी की तरह लोगों के अंदर जीवन धारा प्रवाहित कर रहा था कि ऐसा नहीं है कि कोई हमारे ऊपर अत्याचार करेगा और हम सहते रहेंगे। इसी समय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला लिखा, जो 1971 में बांग्लादेश का नेशनल एंथम बन गया। एक बहुत ही रोचक तथ्य है, बहुत ही रोचक तथ्य। इसको याद रखिएगा कि केवल एकमात्र, संपूर्ण विश्व में केवल एकमात्र व्यक्ति ऐसे हैं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने दो देशों के नेशनल एंथम राष्ट्रगान की रचना की। एक तो भारत का जनगण मन और दूसरा बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला। और अमार सोनार बांग्ला जो रचा गया वो उस समय उस आंदोलन की जान बन गई। दो ही गीत गाए जाते थे, वंदे मातरम, अमार सोनार बांग्ला। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इस तरह से धीरे धीरे आंदोलन बढ़ा। अब आते हैं कि आंदोलन का परिणाम क्या रहा। वैसे सीधे सीधे देखा जाए तो बंगाल विभाजन एक तरह से असफल ही कहा जाएगा, लेकिन क्या वाकई में बंगाल विभाजन असफल था? बिल्कुल नहीं। अगर इन सारे तथ्यों को, इन सारे वाक्यों को बहुत ध्यान से पढ़ें एंड रीड बिटवीन द लाइन्स, देखें, तो हम ये पाएंगे कि हमने बहुत कुछ पाया। सबसे पहला तो हमने विरोध करना सीख लिया, क्योंकि अभी तक कांग्रेस जो काम कर रही थी एकदम राजनीतिक भिक्षावृत्ति पर उतर आई थी, अनुनय विनय पर उतर आई थी। कांग्रेस की स्थापना के बाद सबसे पहली बार हमने कड़ा विरोध किया, सत्याग्रह को अपना औजार बनाया, स्वदेशी को अपनाया, विदेशी को बहिष्कार किया। तो हम एक ऐसे मंच पे इकट्ठा हुए जहां पर हम अंग्रेज़ों के क्रियाकलापों का विरोध कर रहे थे। दूसरा,
हमने आर्थिक रूप से स्वयं को सशक्त बनाने का पहला प्रयास किया। हमने अपने बाजारों को दोबारा खड़ा करने का प्रयास किया। तीसरा, किसी एक आंदोलन को लेके हमने संपूर्ण भारत में उसको फैलाने का प्रयास किया। वो अलग बात है कि वो सफल नहीं हो पाया। शैक्षणिक संस्थानों के रूप में हम आगे बढ़े, वैज्ञानिकता के रूप में हम आगे बढ़े, मेडिकल के क्षेत्र में हम आगे बढ़े, कला के क्षेत्र में हम आगे बढ़े। तो इस प्रकार से पूरी तरह से असफल नहीं रहा और अंग्रेज ये समझ गए कि इतना आसान नहीं रहेगा। 1906 में एक कमेटी का गठन किया गया, अरुंडेल कमेटी। 1906 आते आते करजन चले गए थे, मिंटो द्वितीय वायसराय हो गए, तो मिंटो द्वितीय की सलाह के लिए अरुंडेल कमेटी का गठन किया गया और अरुंडेल कमेटी ने 1906 में यह सलाह दी कि बंगाल विभाजन निरस्त कर दिया जाना चाहिए और पहले की तरह बंगाल एकजुट हो, एकीकरण उसका कर दिया जाए। और ऐसा हुआ भी। 1911 में जब जॉर्ज पंचम आए तो उन्होंने बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया और दिल्ली को नई राजधानी घोषित कर दी। लेकिन जो ये जो कार्यकाल है 1905 से 1911 का, उसके बीच में एक बहुत बड़ा उहापोह हुआ और वो उहापोह 1907 के सूरत अधिवेशन में दिखता है। कांग्रेस का प्रथम विभाजन, सूरत अधिवेशन 1907। तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले 1907 सूरत अधिवेशन क्यों प्रसिद्ध है? कांग्रेस का प्रथम विभाजन। अब आते हैं कांग्रेस के प्रथम विभाजन, सूरत अधिवेशन, 1907। ये तीन जो सब मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये अपने आप में कई प्रश्नों के उत्तर हैं, आपको ध्यान देना चाहिए इन पे। क्यों हुआ ऐसा? तो जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ उस समय कांग्रेस के अंतर्गत दो गुट बहुत प्रभावी हो गए थे। एक तो उग्रवादी गुट जिसमें कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये लोग थे। एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि लाल बाल पाल कौन है? तो लाल बाल पाल याद रखिएगा, लाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक बाल और पाल विपिन चंद्र पाल, ये एक धड़ा हो गया। तो थोड़ा उग्रवादी था, ये विरोध करना चाहता था, विरोध करना जानता था। जो उनको लगता था हमारी चीज़ें हम क्यों मांगे, हम क्यों नतमस्तक हों, क्यों उन्होंने विनय करें, हमारी चीज़ें हमको दो। और दूसरा धड़ा है जो एक प्रबुद्ध वर्ग था, जो अपने आप को प्रबुद्ध कहता था। ये नरम दल उसको बोलते थे, इसको गरम उसको नरम, जिसमें दादा भाई नेहरू जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, रास बिहारी घोष, फिरोज शाह मेहता, इस तरह के बहुत सारे लोग थे। 1905 का अधिवेशन आता है। 1905 का अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? 1905 का अधिवेशन हुआ था बनारस में। बनारस में 1905 का अधिवेशन होता है और स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, विदेशी बहिष्कार जैसी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे एक जो दरार है वो दिखने लगती है। दरार दिखने इन द सेंस कि ऐसे दरार दिखने लगती है कि नरम दल चाहता है कि उसका अध्यक्ष बने, गरम दल चाहता है कि उसका अध्यक्ष बने। बंगाल विभाजन को लेके बड़ा विरोध था। 1905 में ही जो गरम दल वाले थे, बाल पाल, ये जो गरम दल था, ये चाहता था कि बंगाल विभाजन को पूरे देश में फैलाया जाए। लेकिन जो नरम दल था वो चाहता था कि पूरे देश में न फैलाया जाए, केवल बंगाल तक सीमित रखा जाए। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कि किंग्स जॉर्ज भारत आने वाले थे, नरम दल उनका स्वागत करना चाहता था, गरम दल उनका विरोध करना चाहता था। 1906 में क्या हुआ? 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। 1906 में जब कलकत्ता में अधिवेशन हुआ तो उसमें 4 प्रस्ताव पारित किए गए। राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी, स्वराज। इस प्रकार ये जो 4 चीज़ें पारित की गई और उसके बाद क्या हुआ कि नरम दल के जो नेता थे वो रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और जो गरम दल के नेता थे वो लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे। लेकिन ये विरोध आगे ना बढ़े, इसके लिए नरम दल वालों ने दादा भाई नेहरू जी को आगे कर दिया, अध्यक्ष बना दिया। जब दादा भाई नेहरू जी को अध्यक्ष बना दिया तो दादा भाई नेहरू जी चूँकि भारतीय राजनीति का बहुत बड़ा नाम है तो उनका विरोध किसी ने नहीं किया, सब मान गए। और 1906 का भी कलकत्ता अधिवेशन भी किसी तरह से शांत हुआ। अब आते हैं 1907 में। 1907 आते आते ये विरोध इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा विरोध बढ़ गया कि उसकी परिणति क्या हुई? उसकी परिणति हुई विद्रोह। फिर से वही, नरम दल अपना अध्यक्ष बनाना चाहता है, गरम दल अपना अध्यक्ष बनाना चाहता है। दोनों में प्रतिकार की भावना आ गई। खैर
तिलक जी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना अध्यक्ष बना लीजिए, हमारी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये कि 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नेहरू जी ने जिन 4 प्रस्तावों को पारित किया उनको फिर से पारित किया जाए, और दूसरा ये जो बंगाल विभाजन का क्षेत्र है इसको विस्तृत रूप से, व्यापक रूप से फैलाया जाए। जैसे ही रासबिहारी बोस का अध्यक्षीय भाषण पूरा हुआ, अपना प्रस्ताव रखने के लिए बाल गंगाधर तिलक मंच पे आते हैं, लड़ाई शुरू हो जाती है, और लड़ाई इस कदर शुरू होती है कि वो एकदम अलग अलग हो गए। एक मंच पे एक साथ काम करने का किसी भी सूरत में लोग तैयार नहीं हुए। तो इस तरह से 1907 बंगाल विभाजन के बाद की एक प्रमुख घटना रही, कांग्रेस का प्रथम विघटन होता है। और इस संपूर्ण घटना को H.W. नेविंसन नाम के एक विदेशी साहित्यकार ने द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में लिखा है। मित्रों याद रखिएगा, द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? H.W. नेविंसन की। कई बार पूछा गया है, रेयर क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा मित्रों। इन सारे तथ्यों को अच्छे से लिख लीजिएगा, 2-3 बार वीडियो देखिएगा, याद हो जाएंगे। ना भी फिर भी कोई भ्रम या कोई शंका रह जाती है, कमेंट बॉक्स में आके पूछे। आज का अंक यहीं पे समाप्त होता है मित्रों। आगे फिर इसी कथानक को आगे बढ़ाएंगे और बहुत जल्द वीडियोज़ के माध्यम से इस पूरे सिलेबस को पूरा भी करना है। थैंक यू, गुड नाइट।